Hello students, welcome to Dakshina classroom. Today we'll start combination. Okay, combination is nothing but selection of objects. Okay, already बता चुके हैं ये, है ना? तो कॉम्बिनेशन है क्या, है ना? उसकी बात कर लेते हैं. हम अभी तक देख चुके हैं एनपीआर. एनपीआर क्या होता है भाई? अरेंजमेंट ऑफ n distinct objects at r places without repetition. ओके, अब हमने बोला कि x मान लो नंबर ऑफ वेज इन विच selection of r distinct objects from n distinct objects. ठीक है, आ रही बात समझ में? और आर फैक्टोरियल क्या डिनोट करेगा? आर फैक्टोरियल आपका डिनोट करेगा कि आर ऑब्जेक्ट्स है आपके पास और उनको आर प्लेसेस से बैठाना है. आर ऑब्जेक्ट्स है आपके हाथ में और उनको आर प्लेसेस दे रही है आपको, या एक रो में अरेंज करना है उनको. तो कितने तरीके से कर सकते हैं हम? आर फैक्टोरियल से. ठीक है, आर फैक्टोरियल क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियस है कि डिस्टिंक्ट होंगे, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट आर प्लेसेस. ठीक है, तो अब बात को समझना. हम ऐसा करें कि जैसे आपसे अब बोला जाए कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, उनको आपको आर प्लेसेस पे बैठाना है. n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनको आर प्लेसेस पे बैठाना है. तो आप क्या करोगे कि n-1, n-2, ऐसे ही क्या होता है n-r+1. ये किस पोजीशन के लिए? RS पोजीशन के लिए. ये फर्स्ट पोजीशन. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एनपीआर की डेफिनेशन यही होती है ना? मतलब n ऑब्जेक्ट्स को आपने R पोजीशन पे बैठा दिया. ठीक है, तो वो कितने तरीके से बैठा सकते हैं? ये एनपीआर से. ओके, अब हम इसमें ये करें एक दूसरा तरीका यही करने का एक दूसरा तरीका. बात को समझना. ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन और ये कौन सी है? आरएस पोजीशन. अब हम क्या करें, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n ऑब्जेक्ट्स है. हम n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले. मतलब ऐसे समझो कि आपके पास एक टोकरी है, टोकरी समझते हो, बकेट है, उसमें n ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, है ना? आप उसमें से r ऑब्जेक्ट ले रहे हो हाथ में. एक टोकरी है, उसमें से r ऑब्जेक्ट आपने हाथ में ले लिए. ठीक है, और फिर r ऑब्जेक्ट को r प्लेसेस में बैठाने का तरीका r फैक्टोरियल. r ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है, ठीक है, अब उनको r प्लेसेस पे या एक रो में r प्लेसेस पे आपको उनको बैठाना है. ठीक है, तो कितने तरीके से बैठा सकते हो? r फैक्टोरियल. ठीक है, तो मान लो कि n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज होंगे, सिलेक्शन का जो तरीका होगा वो x होगा मान लो. तो हमने क्या किया कि n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, उसको क्या बोल दिया हमने? x. बात समझ में आ गई? और r ऑब्जेक्ट आपके पास हाथ में आ गया, उनको अरेंज करने का तरीका r फैक्टोरियल. तो x क्या आ गया आपका? npr डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. npr क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ओके, तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल. यही आपने बोल दिया ncr. तो x किसको बोला था? सिलेक्शन ऑफ r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो एनसीआर हो गया आपका. एनसीआर क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल. सो एनसीआर हो गया
number of ways in which are distinct object selected out of n distinct objects. आगे बात समझ में, एनसीआर क्या हो गया कि n टोटल ऑब्जेक्ट्स है, एक बकेट में n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r ऑब्जेक्ट लेने का तरीका, उसको हमने क्या बोला था, x, और x किसके बराबर आया आपका, एनसीआर के बराबर। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेक्शन में अरेंजमेंट नहीं होता। मतलब बकेट में से आपने r ऑब्जेक्ट लिए तो उनको लेने का तरीका एनसीआर हुआ आपका, उनको अरेंज नहीं कराया। अरेंजमेंट क्या होगा उसके बाद, तो आगे जितने भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे हम उसमें मैक्सिमम केसेस में यही करेंगे कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो एंड देन फिर अरेंज कर देंगे। आई बात समझ में? नहीं आती है तो एक बहुत ही छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपके पास डिजिट्स है, ये 9 डिजिट्स है, ठीक है, 1 से लेके 9 तक। अब आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है, तो 4 डिजिट का बनाना है। तो एक तो हम जानते हैं अभी परम्यूटेशन से कि 9 8 7 6, अच्छा रिपीटेशन नहीं करेंगे, ठीक है, 9 8 7 6, ओके, ये हो जाएगा। या फिर हम ऐसे करें कि 9 आपके पास डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, उसमें से आप कितने डिजिट ले लो, 4। 9 में से आपने 4 डिजिट ले लिए मतलब आपके पास हाथ में रखे, ऐसे समझो 9 डिजिट पड़े हैं एक बकेट में, उसमें से 4 डिजिट ले लिए। अब ये तो अभी सिलेक्शन हो गया, बात समझ में आ गया, आपने 4 डिजिट बस हाथ में लिए हैं। अब उनका नंबर, अब उनसे जो 4 डिजिट आपने सेलेक्ट किए हैं उनसे कितने नंबर बनेंगे वो अभी काम नहीं हुआ। तो वो काम कैसे हो जाएगा कि 4 डिजिट आपके पास आ गए, उनको 4 प्लेसेस पे बैठाना है, उनको बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको देखो तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 9 फैक्टोरियल डिवाइड NC4 क्या होगा, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। तो इस केस में हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और n माइनस r कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और इनटू क्या है 4 फैक्टोरियल। तो अब इसको देखो तो ये क्या NPRE लिखा हुआ है क्या, तो ये हो गया आपका 9 8 7 और 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल। तो ये जो है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पहले हम सिलेक्शन करेंगे देन अरेंज करेंगे, क्योंकि इससे आपको फीलिंग आएगी कि क्वेश्चन में आप कर क्या रहे हो, ठीक है। आगे से हम यही करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे देन फिर अरेंज करेंगे, ठीक है। इस छोटे से प्रॉब्लम से और चीजें क्लियर होगी, ओके। सो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन, ओके। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ओके। नाउ विल स्टार्ट questions related to combination, okay, and mixed questions, some combination selection with arrangement, okay. Question number 15, okay, in how many ways we can select a team of 10 students out of 15 students, okay. Question number 15, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्या करना है, आपको सब टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट है आपके पास 15, जिसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं 10। सिलेक्शन यहाँ तो पूरा क्लियर क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बकेट में 15 स्टूडेंट पड़े हुए हैं। लिटरली ऐसा नहीं हो सकता, बट आप ऐसे समझो कि एक बकेट में 15 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, आपको बस 10 लेना है। तो 10 लेना है तो 15 में से कितने लेना है आपको 10, तो वो हो गया 15C 10। आगे बात समझ में। अब 15C 10 किसके बराबर होगा, वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो इतने तरीके से आप 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 15 स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल है। आगे बात समझ में। यहां पर ही आपको यह ध्यान रखना है कि 10 आपने ले, एक बकेट में से टोटल 15 ऑब्जेक्ट है, 10 आपने ले लिया हाथ में, ठीक है। अब उसके बाद आपको अरेंज नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है,
इन हाउ मेनी वेज 20 पर्सन्स कैन हैंडशेक विथ ईच अदर। अब समझो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्लियरली दे रखा है कि बस सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला है कि टोटल कितने पर्सन है, 20 पर्सन। अब हैंडशेक कैसे करेंगे? मान लो इसमें 2 पर्सन है, ए और बी, ठीक है। ये दोनों पर्सन यदि हैंडशेक करेंगे तो ए बी से हैंडशेक करे या बी ए से करे, एक ही बात है। जैसे एक गोपी है और एक सोनू है, गोपी है और एक सोनू है, वो दोनों हैंडशेक करेंगे तो कितनी बार काउंट होगा? एक बार। ऐसा नहीं कि गोपी ने फिर सोनू से किया और सोनू ने गोपी से किया तो ऐसे 2, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो 20 में से आप 20 पर्सन में से 2 पर्सन कोई भी ले लो, हैंडशेक कितनी बार होगा? एक बार। आई बात समझ में? टोटल 20 पर्सन है, उसमें से आप 2 पर्सन कोई भी ले लो, ठीक है। हैंडशेक कितनी बार हो रहा है? एक बार। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे मत कौन बोलना कि राइट से दोनों एक बार करेंगे, राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से, ऐसा नहीं। हैंडशेक करते हैं तो ऑब्वियसली हम राइट से ही करते हैं, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। इसमें मत उलझना। यदि आप इन चीजों में उलझ गए तो फिर हो गया परमुटेशन का काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इफ देयर आर 7 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स एंड स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल कितने आपके पास पॉइंट्स है? 7। और ये बहुत जरूरी है कि नॉन कोलिनियर है, ठीक है। मान लो 7 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये दिख रहे होंगे 7 पॉइंट्स, ठीक है। नॉन कोलिनियर है। और आप बोलोगे सब ये इसको जोड़ते हैं तो एक ही लाइन में आ रहे हैं तो कोलिनियर हो गया। भाई 2 पॉइंट्स तो कोई स्पेस में आप ले लो, कोलिनियर होंगे वो। नॉन कोलिनियर का बोलने का मतलब है कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होंगे। यदि डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा है तो वो हमने डायग्राम पे गलत बनाया, मतलब हमने पॉइंट लिए हैं, यदि कोई भी 3 कोलिनियर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं बोला उसने क्या बोला है कि 7 के 7 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो 7 के 7 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ आपको कितने बनाना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं, देन स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो या सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं तो ट्रायंगल का समझना आसान होगा, ठीक है। आपको 7 पॉइंट्स दे रखे हैं और लाइंस बनानी है, तो कितनी लाइंस बनेगी, ठीक है। एक तो आपके पास ये तरीका है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप काउंट कर लो 2-2 को ज्वाइन करवा के, तो आप निकाल लो जितने भी आ रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। या फिर जो हम करेंगे 7 पॉइंट्स है, इन 7 पॉइंट्स में से मैं 2 पॉइंट कोई भी ले लूं, इन 7 में से 2 पॉइंट्स आप कोई भी ले लो, आपको एक नई स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे मैं इसको और इसको ले लूं तो आपको ये मिली स्ट्रेट लाइन, ये, ठीक है, ऐसी। ये दोनों पॉइंट्स है। अब ये थर्ड पॉइंट इस पे नहीं आया क्योंकि उसने क्या दे रखा है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इसको और इसको ले लूं मैं तो एक नई लाइन मिल गई। तो 7 पॉइंट्स में से आप 2 पॉइंट कोई से भी ले लो, आपको नई लाइन कितनी मिल रही है? 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी मिलेगी? 7C2। क्या ये बात समझ में आती है? 7C2 कैसे भाई? कि आप 7 पॉइंट से, नॉन कोलिनियर पॉइंट से, आप उसमें से 2 लो, 2 कोई भी पॉइंट ले लो, आपको एक नई स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या? तो 7C2 आपका कितना हो गया? 7 × 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 21। तो टोटल 21 लाइंस आपको मिलेगी। अब मैंने जो बोला था कि आप भाई काउंट कर लो या तो 2-2 को ज्वाइन करके, तो 21 लाइंस आपको मिलेगी, 21 लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वो तो पॉसिबल तो है बिल्कुल, बट आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसी में एक और क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये बात होगी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। अब ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट चाहिए होंगे भाई? 3 पॉइंट, ठीक है। तो आप कोई भी कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है तो इन 7 में से आप कोई भी 3 पॉइंट ले लो, इन 7 में से आप कोई भी 3 पॉइंट ले लो, तो आपको एक हमेशा नया ट्रायंगल मिलेगा। क्या? कैसे? जैसे मैंने ये पॉइंट, ये और ये, इन तीनों को ज्वाइन किया तो ये ट्रायंगल मिला, ये 2 पॉइंट लिए और ये पॉइंट लिया तो ये ट्रायंगल मिला। तो ऐसे कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 7C3।
आई बात समझ में? अच्छा, यहां यहां और इसको लोगे तो भी ट्रेंगल मिलेगा, क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट कोई भी कोलिनियर नहीं है। आई बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स, आप 7 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, आपको हमेशा एक नया ट्रेंगल मिलेगा। आगे बात समझ में? ओके ओके, हम 17 कर रहे थे, तो उसमें ट्रेंगल्स और स्ट्रेट लाइन बतानी थी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला? हाउ मेनी ट्रेंगल्स एंड स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म इफ देयर आर 5 कोलिनियर पॉइंट्स एंड 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 5 एक ही लाइन में है पॉइंट, और 4 जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप ऐसे समझो कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? 9, जिसमें 4 क्या है? नॉन कोलिनियर है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और 5 एक ही लाइन में आ रहा है। ये 5 के 5 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, और ये जो 4 है वो नॉन कोलिनियर। ओके, अच्छा, इसका भी कोई भी पॉइंट इस लाइन में नहीं आएगा। और तो अब आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल्स एंड स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन, हमारे पास एक तो ये तरीका है कि टोटल कितने पॉइंट्स है? ये 5 और 1 4, 9 पॉइंट्स है। यदि आप, जैसे हमने यहां किया है, यहां पर कि 9 में से हम दो कोई भी पॉइंट ले ले, तो क्या इतनी स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्या? यदि हाँ 9 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो ये बिल्कुल सही था। बट इसमें क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को, कि मैं ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो ये लाइन मिल रही है, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो ये लाइन मिल रही है, मतलब एक ही लाइन हुई क्या? ये लाइन तो ऐसा नहीं कि मैंने इतना ड्रॉ कर दिया तो लाइन ये हुई। लाइन ये थोड़ी ना होती है, लाइन तो इधर इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इनफाइनाइट तो भी जाएगी। लाइन समझते हो ना? ऐसा नहीं कि इतना बना दिया तो लाइन है, ये तो लाइन सेगमेंट हुआ, हम तो लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन किया और इन दोनों को ज्वाइन किया तो सेम लाइन आ रही है क्या? तो इन 92 में तो वो भी होगा कि ये 2 पॉइंट लोगे, ये 2 पॉइंट लोगे, तो वो तो अलग अलग काउंट कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो फिर क्या करें हम? फिर हम यूज करेंगे बाइजेक्शन। मतलब, या बाइजेक्शन नहीं बोलेंगे इसको हम, आप तो सिंपली ये सिंपली ऐसे देखो कि 9 में से हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है। आपको इतनी लाइन मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए? जब वो नॉन कोलिनियर होंगे, 9 के 9 पॉइंट्स। तो इसमें से हमने वो वाली लाइन माइनस कर दी जब ये सेम लाइन आ रही है, तो वो कितनी लाइंस बनेगी? जब ये 5 पॉइंट्स में से आप 2 पॉइंट लोगे तो वो सेम स्ट्रेट लाइन देगा। जैसे ये और ये लाइन ले लिया तो सेम लाइन बनेगी, ये और ये ले लिया, तो ऐसे कितनी लाइंस आपको मिलेगी? 5C2, ठीक है। और +1 क्यों? आप इसको बड़ा आसानी से समझ सकते हो। +1 क्यों? क्योंकि हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि सेम लाइन मिल रही है, सेम लाइन मिल रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो एक बार तो काउंट करना पड़ेगा ना आपको, एक बार तो आपको काउंट करना पड़ेगा। मतलब हमने 5C2 में क्या किया कि यहां से जो लाइन मिल रही है, ठीक है, इस 9C2 में वो लाइन भी आ गई जब इन 5 में से आप 2 पॉइंट ले रहे हो, तो बार बार एक ही लाइन मिल रही है, वो माइनस कर दिया। बट पांचों पॉइंट से एक लाइन तो पास हो रही ना, उसको तो काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 हमने ऐड किया है वो इस लाइन के कारण, जो 5 पॉइंट से पास हो रही है। आगे बात समझ में? ठीक है। इसका समझने का एक और तरीका है, ये जो वैल्यू है कितनी हो गई? 9C2, तो ये हो गया 36, ये हो गया 36 -20, है ना? हाँ, 36 -20, 16 + 1, ये हो गया आपका 17। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेगी आपको 17। ओके, अब समझना चाहते हो तो इसका एक और तरीका हमारे पास कैसा, कि हमने क्या किया? सबसे पहले तो इन चारों पॉइंट से कितनी नई लाइन मिलेगी? चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो 4C2, इन चारों पॉइंट से 4C2 लाइंस आपको मिलेगी, ठीक है।
यहां से मिल सकती है, या फिर मतलब आपने ऑप्शंस कर दिया, ऑप्शंस मतलब ऐड करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मत कर देना आगे, ठीक है। अब मैं इन चारों में से दो कोई भी सेलेक्ट कर दो, आपको एक लाइन मिल रही है, जैसे एक लाइन ये मिली है ना। और कैसे मिल सकती है कि इन चारों पॉइंट्स में से आप एक पॉइंट ले लो कोई भी, और इन 5 पॉइंट्स में से आप एक पॉइंट कोई भी ले लो। आती है बात समझ में? तो आपको एक नई लाइन मिलेगी, ठीक है। और फिर चार त्रिपल 6 26 वो प्लस 127, तो 36 और 10, ठीक है। 4C1 और 5C1, एक इधर से पॉइंट लिया, एक इधर से, कोई भी ले लो आप, तो आपको एक हमेशा नई लाइन मिलेगी। जैसे अब इधर से ये लिया और ये लिया, या इधर से ये लिया और ये लिया, तो एक नई लाइन मिलेगी क्या। प्लस प्लस ये 5 पॉइंट से एक लाइन हो रही है क्या, तो ये कितना हो गया आपका, बात समझ में आ रही है। इन चारों से हमने 2 पॉइंट लिए तो आपको नई स्ट्रेट लाइन मिलेगी, फिर एक इधर पॉइंट लिया, एक इधर लिया, तो लाइंस मिलेगी। वो कितनी लाइन मिलेगी आपको, ये 4 × 5 20, ठीक है, ओके। और ये पूरी एक लाइन जो पांचों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो ये कितना आ गया 4C2, तो 4 × 3/2, तो ये हो गया 6 + 20 26 + 1 27। अच्छा, तो ये सेम आंसर आना चाहिए, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है हमने। ये हुआ 36 माइनस ये 20/2 10, ये 10 हुआ ना, तो 36 माइनस 10 26 + 1 ये 27 होगा। वो एक ही बात है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर था, तो ये 27 ये 27, तो आप ऐसे समझो या ऐसे समझो एक ही बात है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार देखो, ओके, क्लियर है ये, ओके। तो ये तो बात होगी आपकी स्ट्रेट लाइन की, ये तो बात होगी आपकी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। अब हमें इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स भी बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ट्रेंगल्स भी बताना है, कितने ट्रेंगल होंगे, ठीक है। तो 18 में ट्रेंगल्स के लिए हमने क्या किया वो देखो आप, टोटल कितने पॉइंट्स है आपके पास, 4 तो नॉन कोलिनियर पॉइंट है और 5 एक ही लाइन में पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसा। तो ट्रेंगल्स बताना है, तो हमने क्या किया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बिल्कुल। टोटल 9 पॉइंट्स आपने मान लिया कि नॉन कोलिनियर है, क्या है, नॉन कोलिनियर। तो नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने बनेंगे, 9C3, ठीक है। जैसे हमने 9C3 लिया, अब ये 5 पॉइंट्स तो कोलिनियर है, तो आपको यहीं से देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो, अब इनमें से मैं कोई भी 3 पॉइंट लूं, जैसे ये 3 पॉइंट लिया मैंने, तो कोई ट्रेंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है वो, तो क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है। तो इन 5 में से 3 पॉइंट आप कोई भी लो, वो वाले ट्रेंगल माइनस कर दिए। आ रही बात समझ में, क्योंकि 9C3 में तो वो ट्रेंगल भी आ जाएंगे जब इन 5 में से हम कोई 3 पॉइंट लें, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 9 8 7 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, जैसे 3 × 2, और ये हो गया 5 × 4/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 4, ओके, और ये हो गया 84, ठीक है, माइनस ये हो गया 10। तो आपको कितने पॉइंट्स मिले, कितने नए ट्रेंगल्स मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 74। आगे बात समझ में, या फिर एक दूसरा तरीका हमारे पास, क्या तरीका है वो, ध्यान से सुनना, कि हमने क्या किया, ये 4 पॉइंट लिए, ये चारों पॉइंट से कितने ट्रेंगल मिलेंगे आपको, 4C3, चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, 4C3 आती है बात समझ में। 3 पॉइंट आप कोई भी ले लो, नया ट्रेंगल आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शंस दे दिए, मतलब प्लस साइन, ठीक है।
दो पॉइंट्स में इधर से ले लूं और एक इधर से ले लिया, जैसे ये दो पॉइंट इधर से ले लिया मैंने, ठीक है, और एक पॉइंट मान लो ये ले लिया, तो ये एक नया ट्रायंगल मिला क्या आपको? तो इन चार में से दो पॉइंट आप कोई भी ले लो, और साथ ही साथ मतलब यहां से दो लेना है और इधर से एक लेना है, तो मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो इन पांच में से एक पॉइंट लेने का तरीका 5C1, यहाँ ऐड क्यों किया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन क्यों किया, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हमने पहले क्या किया कि चार में से तीन पॉइंट यहीं से ले लिए। अब दूसरे में क्या किया कि मतलब ऐसे ट्रायंगल बन सकता है, या फिर दो पॉइंट इधर से लूं एक इधर से लूं तो भी ट्रायंगल बन सकता है। तो दो उधर से लेना है और साथ ही साथ एक नीचे से भी लेना है, तो इससे मल्टीप्लीकेशन। या फिर ऑप्शंस दे दिया आपको कि दो इधर से ले लूं मैं, तो इन पांच में से दो पॉइंट लेने का तरीका 5C2, दो पॉइंट्स इधर से ले लिए, मान लो ये ले लिए दो पॉइंट, और एक पॉइंट ऊपर से ले ले तो भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो नीचे से दो पॉइंट और ऊपर कितने, चार, चार में से एक पॉइंट ले ले तो भी आपको ट्रायंगल मिलेगा। तीनों पॉइंट इधर से लेंगे तो ट्रायंगल नहीं मिलेगा, तो हमने लिखा भी नहीं। आती है बात समझ में? तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 6 इंटू 5 30, और ये हो गया आपका 4 इंटू 10 40, तो ये कितना हो गया 74। आप देख सकते हो कि ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है। फील आ रहा है कि आप ऐसे करो या ऐसे करो, एक ही बात है। रटना नहीं है कि किसमें क्या करते हैं कि भाई इसमें टोटल कर लो इसमें माइनस या कर लो, नहीं, ऐसे नहीं समझना है इसको। आपको फील करते आना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? आपको ट्रायंगल बनाना था, ऐसे हमने बना दिया। ओके, कोई डाउट है? यदि डाउट आता भी है तो एक बार फिर से देखें आप, ठीक है। तो ऐसे बोल दो, ये 18 का फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट में हमने क्या बताया, स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको कुछ कोलिनियर पॉइंट्स दे भी रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में क्या बोला है, हाउ मेनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पर आप लैंग्वेज पे जाओ, कितने, हाउ मेनी मोर वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर मतलब ट्रायंगल के अलावा और कितने आप नए वर्ड बना सकते हो, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल में कितने लेटर्स है आपके पास, TRIANGL और E, कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 8। और कोई भी सेम है क्या, नहीं है। अब उसने क्या बोला कि ये लेटर्स को यूज करके और कितने बना सकते हो, ठीक है। टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं, 8 है, और सारे डिस्टिंक्ट है। तो 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 8 प्लेसेस पे आपको बैठाना है, तो उसको बैठाने का तरीका 8 फैक्टोरियल। 8 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास हाथ में और 8 प्लेसेस पे बैठाना है, कितने तरीके से बैठा सकते हो, 8 फैक्टोरियल। आती है बात समझ में? बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये दे रखा है कि हाउ मेनी मोर वर्ड्स, मतलब ट्रायंगल को छोड़ के और कितने बना सकते हो। तो -1 वो कर दिया, जब ट्रायंगल 8 फैक्टोरियल में तो ट्रायंगल ही बनेगा ना, 8 फैक्टोरियल में तो ट्रायंगल ही बनेगा कि पहले हम T ले ले फिर R ले ले, ऐसे इसी ऑर्डर में ले ले। आती है बात समझ में? तो उसमें तो एक ट्रायंगल भी आएगा, तो उसको माइनस करना है, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है कि इसको छोड़ के और कितने बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराने का बहुत ही सिंपल तरीका, सिंपल क्वेश्चन है, बट अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है कि इसके कारण, यदि ऐसा आता है तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में 8 फैक्टोरियल लिख के आ गए हम, और कुछ बच्चे इसको बोल देंगे तो सिली मिस्टेक हो गई। इसको सिली मिस्टेक नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा कि आपका फोकस नहीं है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे। समझ में आती है बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, find the numbers of 5 digit numbers in which digits are in ascending order। ascending order समझ में आता होगा, जैसे 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है और जो उसके डिजिट्स हो वो किस ऑर्डर में हो, ascending ऑर्डर में, ठीक है। तो मान लो आपके पास डिजिट्स है 5 3 2 4 और 1। ascending ऑर्डर बनाना है नंबर, है ना, 5 डिजिट का।
तो सबसे पहले कौन सा आएगा, जो छोटा है वो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम है ना, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा, अब उससे बड़े तो बहुत सारे हैं, मतलब जस्ट बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब ये आपका नंबर बनेगा। आती है बात समझ में? अब मान लो 1 की जगह मैं 0 ले लूं, तो जो नंबर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 0, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्या ये आपका 5 डिजिट का नंबर हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब अब 5 डिजिट कोई भी लेते हैं, उसमें यदि 0 आ गया मान लो, तो 5 डिजिट का नंबर ही नहीं बचेगा। तो आपको जो डिजिट्स लेना है वो लेना है इन 9 डिजिट्स में से ही 5 डिजिट लेना पड़ेगा क्या? तो आपने क्या किया, ध्यान से समझना, 0 क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि 0 यदि लिया तो इसी पोजीशन पे आएगा, राइट से फर्स्ट पोजीशन पे है ना, और 0 जैसे यहाँ पर आ गया वो 5 डिजिट का नंबर नहीं बना। आती है बात समझ में? ठीक है, तो हमारे पास डिजिट है 1 से लेके 9 तक है ना, 9 डिस्टिंक्ट डिजिट है। हमने क्या किया, और आप इसको ऐसे समझो कि अभी तक हम जो करते आ रहे हैं है ना, हम परम्यूटेशन कर रहे थे। मैंने आपको लास्ट अभी कुछ समय पहले बताया था कि हम आगे से क्या करेंगे कि ऐसे समझेंगे कि एक बकेट में कुछ ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, उनको पहले हम हाथ में लेंगे जितने हमें चाहिए, और फिर उसको हम अरेंज कर देंगे। तो ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है समझने के हिसाब से। आती है बात समझ में? तो हमने क्या किया कि आपके पास 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स पड़े हुए हैं एक बकेट में, हमें कितनों की जरूरत है, 5 की। तो हमने क्या किया, 9 में से 5 डिजिट ले लिए। तो उसको लेने का तरीका कितना होगा, NCR 5C, सॉरी 9C5। आती है बात समझ में? अब 5 डिजिट आ गए, अब उनको अरेंज करना है। तो यहां पर अरेंजमेंट का तरीका सिर्फ एक होगा। कैसे? जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है, जैसे मैंने बन लिया था। तो आपने मान लो 9 में से ये 5 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब उनको यदि अरेंज करना है, और कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले छोटा आएगा। तो इनका ये 5 डिजिट जो है उनका अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 पहले आ जाए फिर 1 आ जाए। आई बात समझ में? तो आपका 20 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इसी टाइप का है। फाइंड द नंबर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर्स इन विच डिजिट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा है ना, घटता क्रम। ओके, तो जैसे मान लो कुछ डिजिट में ले लूं, 9, 7, 6, 5, 2, ये 5 डिजिट ले लिए। ओके, तो हमने उसका ऑर्डर सेम रख दिया, मान लो ऐसा लिख दिया 5 और ये 6 लिख लिया, ये 2 लिख लिया, ये 7 लिख दिया। ये हमने मान लो ये 5 डिजिट लिए, तो जो नंबर बनेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले बड़ा, देन उससे छोटा कौन सा है, 7, देन उससे छोटा 6, देन 5, देन 2। आती है बात समझ? अब मान लो इस 7 की जगह मैं 0 ले लूं, इस 7 को हटा के मैं 0 ले लूं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। तो यहां पर आप 0 लेते हो डिजिट, तो ये 5 डिजिट का ही नंबर बनेगा क्या? तो यहां पर आप डिजिट जो लेते हो उसमें 0 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 21 प्रॉब्लम के लिए आपके पास जो डिजिट्स है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये तो है, और साथ ही साथ 0 भी ले सकते हो आप। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या किया, आपके पास 10 डिस्टिंक्ट डिजिट एक बकेट में पड़े हुए हैं, आपको कितने चाहिए, 5। तो 10 में से 5 डिजिट लेने का तरीका 10C5। ओके, और उसके बाद 5 डिजिट ले लिया और उनको अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपने मान लो डिजिट लिया 9, 2, 5, 6 और 7। आती है बात समझ? तो उनका अरेंजमेंट का तरीका तो एक ही होगा ना, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा। आ गया होगा समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है, फॉर्म यूजिंग दिस लेटर सच दैट लेटर से AEIOPQRST सच दैट अ लेटर कैन बी यूज 8 मोस्ट वंस। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई भी लेटर है तो एक बार यूज करेंगे। ओके, देन अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं।
उसने क्या बोला है कि जो लेटर्स गिवन है, कितने लेटर्स है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने लेटर्स है, 9 लेटर्स। और कितनी बार यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा एक बार, है ना। और कितने लेटर का वर्ड बनाना है आपको, 4 लेटर का। तो हमने क्या किया, सिंपली 9 में से 4 लेटर ले लिए, 9 लेटर से एक बकेट में पड़े, आपको कितने लेना है, 4, 4 सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद अभी हमने क्या किया, सिलेक्शन किया है, अरेंजमेंट नहीं हुआ। अब 4 लेटर्स को एक रो में बैठाना है, तो उनका अरेंजमेंट का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको हम ऐसे समझे तो NP4, बिल्कुल एक ही बात लिखिए, NP4 लिखो या 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, एक ही बात है। 9 में से आपको 4 का अरेंजमेंट करना है, ये बात हो गई। इसमें क्या किया, पहले हमने 9 में से 4 लिए फिर अरेंज किए, तो समझने के हिसाब से ऐसे करेंगे हम, ठीक है। यदि आप करना चाहो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे जो भी प्रॉब्लम बताया जाएगा इस टाइप से कराया जाएगा, पहले सिलेक्शन, ओके। सेकेंड है यूजिंग एग्जैक्टली 2 वोवल, ओके। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वोवल्स है आपके पास, 4, है ना, टोटल 4 वोवल। और उसने क्या बोला है कि आपको एग्जैक्टली 2 वोवल यूज करना है। तो हमने क्या किया भाई, टोटल आपके पास 4 डिस्टिंक्ट वोवल्स है, उसमें से आप 2 ले लो, 4 में से 2 वोवल्स यूज कर लिए हमने, ठीक है। और जो बाकी बचे कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके पास, 5 चाहिए, कितने लेटर टोटल, 4। तो 2 तो वोवल्स आ गए और 2 क्या चाहिए फिर, कॉन्सोनेंट। तो कितने हो गए ये, 5 में से 2 कॉन्सोनेंट लेने का तरीका। अब आपके हाथ में कितने आ गए, 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स आ गए, क्योंकि 2 तो 4 वोवल्स, उसमें से 2 तो हमने क्या उठाए, 4 में से 2 वोवल्स उठाए और 5 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट उठाए, तो फिर कितने हो गए, 4। अब 4 को एक रो में बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं भाई, जिनका प्रोसेसर स्लो है वो आराम से समझे, है ना, रिवाइंड करे, ठीक है। थर्ड, यूजिंग एटमोस्ट 1 वोवल, यहां क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम आप 1 वोवल यूज कर सकते हो, मैक्सिमम, एटमोस्ट 1 वोवल का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम आपको 1 वोवल यूज करना है। तो ये याद रखना है कि जहां भी एटमोस्ट आए, एटलीस्ट आए, आप उसको इक्वलिटी में चेंज कर दो। मतलब जैसे मैं बोलूं कि एटलीस्ट 1 वोवल होना चाहिए, तो हमने क्या क्या बोला कि 1 से ज्यादा, एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1 बोला तो हम क्या बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। तो फिर क्या क्या हो गया, फिर क्या क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली 1 वोवल और नो वोवल। हमने प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिया, ये वो क्या बोला कि ज्यादा से ज्यादा 1 वोवल चाहिए, तो हमने क्या किया कि या तो 1 हो, एग्जैक्टली 1 वोवल हो, या फिर कोई वोवल ना हो। आती है बात समझ में। और जैसे ही बोला प्लस लगा दूंगा पहले ही, आती है बात समझ में। आपके पास ऑप्शन है, या तो 1 वोवल होगा या फिर कोई नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल कितने वोवल्स है, 4, 4 में से आप 1 ले लो, बचे फिर बाकी क्या लेना पड़ेगा भाई, बनाना तो 4 लेटर का ही है ना, सॉरी वोवल से काम चल जाएगा, बाकी 3 लेटर भी चाहिए, वो कहां से आएंगे, कॉन्सोनेंट से। तो 5 में से 3 कॉन्सोनेंट ले लिए। अब आपके पास टोटल कितने लेटर है, 4, 4 को अरेंज कर दो, चारों के चारों डिस्टिंक्ट है तो उनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल प्लस नो वोवल, तो सारे के सारे लेटर कहां से आएंगे, कॉन्सोनेंट से, तो 5C4, फिर उनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आती है, बोलो। मैं जब बोलता हूँ बोलो तो बोलते जाना, नहीं तो सो जाओगे देखते देखते, ठीक है। और मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है कि जो मैं बोलूंगा वो तुम फॉलो करोगे, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, यदि होती भी है तो कमेंट में लिख देना, या जहां लिखना चाहो लिख देना, या मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग m हॉरिजॉन्टल एंड n वर्टिकल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड 2 लाइंस आर इक्विडिस्टेंट। तो 2 लाइन आप कोई भी ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइंस, वो इक्विडिस्टेंट है, इसने ये बोला है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, 23 में क्या बोल रहा है देखो,
टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स बताना है, ठीक है, यूजिंग एम हॉरिजॉन्टल लाइन, यूजिंग एम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एन वर्टिकल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड टू लाइंस आर इक्विडिस्टेंस, ठीक है। तो एम तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3, कितनी लाइंस हो गई ये एम, ठीक है, 1 2 3 ऐसे एम हो गई। और वर्टिकल लाइंस कितना बोला इसने, एन, तो 1 2 3 तो वर्टिकल लाइंस कितनी बोली उसने, एन, तो 1 2 3 ऐसे ये एन और ये n-1, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात आती है कि आप कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हो। रेक्टेंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या होता है भाई, सब लोग जानते ही होंगे, है ना। दो पैरेलल लाइन ऐसी हो और दो ऐसी हो, और ये कितने पे हो, 90 डिग्री पे, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, उस यदि लेंथ सेम हो गई तो वो क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा। आती है बात समझ में, बोलो भाई, आती है ना, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन से, तो ये एंगल अपने आप 90 डिग्री हो गया। तो हमें तो क्या करना है कि रेक्टेंगल बनाने के लिए दो वर्टिकल लाइन चाहिए और दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। अब दो वर्टिकल लाइन कोई भी ले लो, दो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी ले लो, आपका रेक्टेंगल तैयार है क्या। तो वर्टिकल लाइंस कितनी है, एन, तो एन में से मैं दो लाइन कोई भी ले लूं वर्टिकल लाइन, तो दो वर्टिकल लाइन कोई भी ले ली हमने, और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एम, तो उनमें से मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी ले लूं, क्या आपका रेक्टेंगल तैयार है क्या, बोलो। बहुत ही सिंपल, आती है बात समझ। ये हो गया रेक्टेंगल। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर्स की। अब जो स्क्वायर है वो क्या है, एक टाइप से रेक्टेंगल ही है हमारा, बट कंडीशन है कि ये साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल तो बताना आसान है, स्क्वायर भी आसानी है। देखो अब स्क्वायर के लिए, अब उसने एक ये पॉइंट दे रखा है कि टू लाइन्स इक्वी डिस्टेंस, मतलब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब सेम है, ये डिस्टेंस, ये भी सब सेम है। मान लो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, ये भी 1 1, ऐसा बोल रखा है उसने। आती है बात समझ में। तो यहां इसको बोलना चाहिए टू कंसेक्यूटिव लाइंस आर इक्विडिस्टेंट। ओके, मतलब इसमें तो ये हो गया कि टू लाइंस आर इक्विडिस्टेंट, मतलब ये और ये लाइन भी इक्विडिस्टेंस हो गया, ऐसा थोड़ी ना बोला। मतलब जो कंसेक्यूटिव लाइन है, या ये जो दोनों लाइनें, ये और ये इनके बीच में जो गैप है वो बराबर है, ठीक है। मान लो हमने उसको बोल दिया 1 यूनिट, ठीक है। मान लो इसको हमने क्या बोल दिया, 1 यूनिट का डिस्टेंस, ठीक है। सभी में 1 यूनिट है ना। ओके, अब हमें स्क्वायर चाहिए, ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। हमने एक लाइन इधर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये हो गया m-1, ठीक है। सुनना भाई, हम बोलना चाहे कि 1 यूनिट के स्क्वायर कितने मिलेंगे, 1 यूनिट के स्क्वायर्स कितने मिलेंगे। 1 यूनिट का स्क्वायर यदि हम काउंट करना चाहे तो एक तो हमें दिख रहा है कि ये हो जाए, फिर ये हो जाए, ये भी चलेगा, ये हो जाए, ये भी चलेगा, ये हो जाए, ये भी 1 यूनिट का है। आती बात समझ में, ये भी 1 यूनिट का है ना, ठीक। तो ध्यान से समझना, ये 1 यूनिट ले लिया है ना, ठीक है। और ये ऐसे, ये लाइंस कितनी मिलेगी ऐसे, मान लो हमें स्क्वायर चाहिए, ऐसे हम काउंट करें। अब बोलोगे सर काउंट तो करना नहीं, हमें समझने के लिए तो करना पड़ेगा ना। मान लो मैंने ये 1 यूनिट का स्क्वायर में इस कॉलम में देखना चाहता हूँ,
1 यूनिट का स्क्वायर इस कॉलम में देखना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, इधर तो फिक्स हो गया हॉरिजॉन्टल में, तो ये 1 यूनिट हो गया। आती है बात समझ में? इधर ये 1 2 3, ये ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे आपको, कितने कितने स्क्वायर्स मिलेंगे ऐसे? आती है बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये 1 यूनिट लिया मैंने, ठीक है, इतना। अब हमें देखना है कि इधर ऐसे कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे। एक तो ये मिल गया, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी बोली उसने, एम बोली है ना, तो ऊपर से देखो ये 1 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये लाइन कौन सी थी 1, ये लाइन कौन सी है 2, ये लाइन कौन सी है 3, ठीक है। आगे कौन सी लाइन आएगी 4, ठीक है। तो अगला स्क्वायर कौन सा मिलेगा, ये वाला। तो ये 4 चल रहा है, तो कितने स्क्वायर मिले आपको 3। यहाँ ये 5 आया, तो कितने स्क्वायर मिले 4। तो यहां तक कितने एम, तो कितने स्क्वायर्स मिलेंगे आपको एम माइनस 1। ये पहला स्क्वायर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो यहां तक आते आते कितने स्क्वायर्स मिलेंगे आपको एम माइनस 1। ठीक है, कैसे? ये 2 चल रहा है तो 1 स्क्वायर, ये 3 चल रहा है तो 2, 4 चल रहा है तो 3, 5 चल रहा है तो 4, मतलब उससे एक कम, तो एम चल रहा है तो उससे एक कम, एम माइनस 1 स्क्वायर। तो ऐसे 1 यूनिट के इधर स्क्वायर कितने आ गए, एम माइनस 1। सिमिलरली इधर कितने बनेंगे, एम माइनस 1, फिर अगेन एम माइनस 1, एम माइनस 1 यहां तक। तो ये एम माइनस 1, एम माइनस 1, तो 1 यूनिट का स्क्वायर जो है, तो हम लिखना चाह रहे पहले 1 यूनिट के स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, समझ में आ गया होगा, 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट। आती है बात समझ में? तो 1 यूनिट के स्क्वायर इधर से मिले एम माइनस 1, फिर एम माइनस 1, एम माइनस 1, एम माइनस 1, कितनी बार? ये हुआ 1, फिर 2, मतलब यहाँ 3 है तो उससे एक कम, तो इधर कहां तक चलेगा, एन माइनस 1 तक। तो एम माइनस 1, एम माइनस 1 कितनी बार, एन माइनस 1 टाइम्स। तो 1 यूनिट के आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिलेंगे m माइनस 1 इंटू एन माइनस 1। आती है बात समझ में? प्लस 2 यूनिट की बात कर लेते हैं हम, 2 यूनिट की बात करते हैं, 2 यूनिट का, 2 यूनिट हमने बस जैसे ये किया वैसे ये कर लेंगे। 2 यूनिट के यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना हो गया है 2 यूनिट। अब ऐसे स्क्वायर हम देखें तो यहां से हमें कहां तक लेना पड़ेगा, ऊपर से लेके आओ, क्योंकि हमने काउंटिंग नंबरिंग ऐसे करी है ना। ऐसे हम देखें तो 2 यूनिट हो गया, तो 2 यूनिट का स्क्वायर कब मिलेगा, जब ये और ये एक स्क्वायर है क्या, 2 यूनिट ये भी, 2 यूनिट ये भी। अगला फिर कौन सा मिलेगा, ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे चलता जाएगा। तो ऐसे कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, यहां पर देखो थर्ड लाइन के लिए, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे पहला स्क्वायर, 4 पे दूसरा, 5 पे तीसरा, मतलब 2 2 कम, तो एम पर कितना मिलेगा, एम माइनस 2। तो 2 यूनिट के कितने स्क्वायर्स मिलेंगे आपको ऐसे कॉलम में, एम माइनस 2। अब 2 2 यूनिट ऐसा कितना कर सकते हो, 2 यूनिट ये किया, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक किया, अगली लाइन तक, मतलब फोर्थ लाइन पे 2 यूनिट कितने मिले आपको, ये 1, फिर ये 2, 5 लाइन पे फिर 2 यूनिट, तीसरा मिल जाएगा, तीसरा कॉलम मिल जाएगा। ऐसे जैसे मैंने ये 2 वर्टिकल लाइन ली तो ये 2 यूनिट मिला, तो इस कॉलम में कितने स्क्वायर्स, इस कॉलम में 2 यूनिट के कितने स्क्वायर्स आ गए, एम माइनस 2। फिर ये कॉलम लिया, फिर 2, फिर एम माइनस 2, फिर ये कॉलम लिया एम माइनस 2, फिर ये कॉलम लिया एम माइनस 2। तो ऐसे कितने कॉलम ऐसे मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे एन माइनस 2, उससे 2 कम, क्योंकि जैसा वर्टिकल में एम माइनस 2 आया वैसे ही हॉरिजॉन्टल में एन माइनस 2 आ गया। आगे बात समझ में? अब 3 यूनिट का चाहिए, तो 3 यूनिट के लिए आप यहां से पैटर्न देख सकते हो, या फिर एक बार और इसी टाइप से करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो मिलेंगे एन माइनस 3 और एम माइनस 2। आगे बात समझ में? अब बात आती है कि ऐसा कहां तक जाए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप चले जाओ जब तक कोई एक जीरो ना हो जाता हो तब तक, क्योंकि एम और एन दोनों बराबर हो गए तब तो दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कम हो जाए वर्टिकल लाइन से, या वर्टिकल लाइन कम हो जाए। तो क्या बोलना चाह रहे, एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल, मान लो आपके पास 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड 4 वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। तो 5 हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 वर्टिकल लाइन। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो बहुत ही सिंपल है, 5c2 इंटू 4c2। तो इतने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको टोटल मिलेंगे। अब स्क्वायर्स की बात आती है तो ये तो रेक्टेंगल की बात हुई है ना।
अब आपको बात करनी है स्क्वायर्स की। स्क्वायर्स की बात करते हैं तो 1 यूनिट के स्क्वायर कितने मिलेंगे, n माइनस वन, मतलब 5 माइनस वन 4 इंटू m माइनस वन, ये आपका n हो गया, ये हो गया आपका m, तो इंटू 3 प्लस आगे m माइनस टू इंटू n माइनस टू, तो ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस फिर n माइनस थ्री, तो हो गया 2 इंटू m माइनस थ्री 1 प्लस दिस माइनस 4, तो वो हो गया 1 और ये हो जाएगा m माइनस 4 0। जैसे 0 मिल गया आप रुक जाओ। आती है बात समझ में, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे हम देखें कि आपने 4 यूनिट इस केस में, ये 1 यूनिट 3 यूनिट, इस केस में आएगा आपका 4 यूनिट का, है ना। तो 4 यूनिट आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल तो मिलेगा बट वर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा, तो वो स्क्वायर कंप्लीट नहीं होगा। आती है बात समझ में? तो ये आपका आंसर हो गया कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए 12 प्लस 6 प्लस 2, ये हो गया 20, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 20। आती है बात समझ में? यदि ये बात समझ में नहीं आती है तो एक बार फिर से देखो आप, ओके ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं यदि किसी को नहीं आया समझ में। तो ये कैसे लिखा हमने क्या किया, एक कॉलम लिया, उसमें पहले 1 यूनिट के स्क्वायर देखे तो वो कितने आ गए, ऐसे आप ऐसे भी देखना चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कितने मिले आपको, m माइनस वन एक कॉलम में, तो ऐसे कितने कॉलम में, n माइनस वन। 2 यूनिट के देखना है तो ऐसे कितने स्क्वायर्स मिले आपको एक कॉलम में, n माइनस टू, सॉरी इस केस में m माइनस टू, और ऐसे कितने कॉलम मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको n माइनस टू। ऐसे 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, 5 यूनिट, ऐसा चलेगा। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, in how many ways committee of 6 persons can be formed such that there must be at least 3 boys, girls in majority. Committee must contain 3 boys and 3 girls such that particular boy and girl should not be in the committee together. Okay, so question number 24, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपके पास 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है, ठीक है, और कमेटी बनाना है। टोटल कितने लोग हैं, 9, उसमें से 6 लोगों की कमेटी बनाना है हमें, ठीक है। कमेटी बनाने का मतलब ये है कि आपको एक ग्रुप बनाना 6 लोगों का। बात समझ में आ रही है? ओके, तो उसमें कुछ कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट पार्ट उसमें बोला गया है, फर्स्ट में देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 बॉयज, तो इन 6 लोगों में कम से कम 3 बॉयज चाहिए हमें। तो जहां भी एटलीस्ट और एटमोस्ट आए उसको आप इक्वलिटी में ब्रेक कर लो, है ना। ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 बॉयज मतलब कम से कम 3 या 3 से ज्यादा बॉयज चाहिए आपको, है ना। तो हमने क्या बोला कि एग्जैक्टली 3 बॉयज या फिर एग्जैक्टली 3 बॉयज हो सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली 4 बॉयज, या फिर एग्जैक्टली 4 बॉयज। आई बात समझ में? तो जहां भी एग्जैक्टली या एटमोस्ट, एटलीस्ट या एटमोस्ट आए, आप उसको ऐसे ब्रेक कर लो, तो यहां से प्रॉब्लम को समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसने क्या बोला है कि कम से कम 3 हो, तो हमने क्या बोला कि एग्जैक्टली 3 बॉयज हो, या फिर 4 हो, या फिर 5 हो, ठीक है क्या। और आगे एक और केस बनेगा एग्जैक्टली 6 बॉयज, क्योंकि 6 चाहिए बट टोटल बॉयज कितने हैं 5, तो 6 वाला केस नहीं आएगा कि 6 के 6 बॉयज हो जाए। ओके, अब 3 बॉयज चाहिए, कितने में से, 5 में से, तो 5 में से आपने 3 बॉयज ले लिए। कमेटी कितने की बनाना है, 6 की, मतलब गर्ल्स कितनी आई, 3, तो टोटल गर्ल्स कितनी है, 4, 4 में से आपने 3 गर्ल्स ले। आई बात समझ में? और मतलब प्लस 4 बॉयज चाहिए, तो 5 में से आपने 4 बॉयज ले लिए, और कितने चाहिए आपको, 2 और पर्सन चाहिए, है ना। तो 2 क्या आ जाएगी, गर्ल्स आ जाएगी, तो 4 में से 2 गर्ल्स ले ली। 5 बॉयज, तो 5 में से 5 के 5 बॉयज ले लिए। उसका एक कितना तरीका होगा, एक ही तरीका, 5 से 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। और एक और पर्सन चाहिए, तो वो क्या हो सकता है, गर्ल्स, तो 4C1। आगे बात समझ में, ठीक है। ओके, ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, अब देखो ये आ रहा है 10, है ना, और ये आ रहा है 4 प्लस ये आ रहा है 5, और ये होगा 6 प्लस ये 1 और ये 4, तो ये हो गया आपका 40, 30, 74, ठीक है।
तो 74 से हम एक कमेटी बना सकते हैं 6% की, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा करते हैं, ध्यान रखना कि उन्होंने क्या किया, हमें कम से कम 3 बॉयज चाहिए, तो क्या किया जाता है कि 5 में से आप 3 बॉयज ले लो, 5 में से 3 बॉयज आपने ले लिए, पहले ही ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया आपने, तो कमेटी में 3 बॉयज आ गए। अब बचे कितने पर्सन, 3 तो बॉयज चले गए, तो बचे कितने, 2 और 4 कितनी गर्ल्स, तो टोटल कितने बचे आपके पास, 9 है, तो 3 चले गए, बचे कितने, 6। अब 6 में से आपने 3 ले लिया। कुछ लोगों का ऐसा डाउट रहता है ना, जिन लोगों का डाउट नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर ऐसा डाउट अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ओके। तो यहां से हम ये कैसे किया समझ में आया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, है ना, वो बता रहा हूं मैं। अब ये गलत है सही है उसकी हम बात करते हैं। क्या किया गया है एक बार फिर बता देता हूं कि वो उसने क्या बोला है कि कम से कम 3 बॉयज चाहिए, तो उसने क्या किया कि पहले 3 बॉयज हमने सेलेक्ट कर लिए कमेटी के लिए, ठीक है। अब बचे कितने पर्सन आपके पास, 6, तो उनमें से 3 कोई भी ले लो, तो बॉयज आ गया तो 3 से ज्यादा आ जाएंगे, गर्ल्स आ गए तो 3 तो रहेंगे कम से कम। अगली बात समझ में, तो आप ये देखो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये हो गया 10 और ये हो गया 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 200। तो ये 74 ये 200, इसका मतलब यहाँ पर नंबर आपके ऐसे ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ओवर काउंट हो रहा है, ओवर काउंटिंग हो रही है। आई बात समझ में, मतलब ये करना गलत है। अब कहाँ ओवर काउंटिंग हो रही है कोई बता सकता है, किसी के बताने का मन है तो वीडियो पॉज करो, सोचो, फिर आगे देखना। ये सोचना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में हम यही गलती करते हैं, और एग्जाम में उस समय जल्दी के चक्कर में हम ऐसे ही करके आ जाते हैं, हमें तो लगता है कि सही किया है, बट नहीं, ये गलत है। कारण क्या है उसका, ध्यान से सुनना भाई। मान लो आपके पास जो बॉयज है वो है A, B, C, D और E, ठीक है। ऐसे बॉयज ले लिया, या हमने ले लिया बॉय 1, ऐसे ले लो, बॉय 1, बॉय 2, 3, 4 और 5 बॉयज है, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है वो बताने जा रहा हूं मैं। मान लो इन 3 में आपने 5 से 3 में, मतलब 3 पहले बॉय सेलेक्ट किए, तो उसमें बॉय 1 ले लिया, बॉय 2 ले लिया और बॉय 4 ले लिया। आई बात समझ में। अब 63 में मान लो एक गर्ल आ गई, गर्ल नंबर 1, और एक बॉय आ गया। अच्छा, जो पर्सन से रिपीट तो नहीं करेंगे भाई, एक पर्सन को एक साथ अलग अलग कमेटी में कैसे रख सकते हो, ठीक है। और एक बॉय ले लिया, मान लो हमने ले लिया वो 5, तो ये कमेटी बन गई कितनों की, ये 4 बॉयज और एक गर्ल। बॉय कौन कौन से, बॉय नंबर उसका नाम दे दिया 1, 2, 4 और 5, और एक गर्ल 1, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि जब 5 से 3 आपने लिया, 3 बॉयज लिए, उसमें भी ऐसा होगा कि बॉय 1 आ गया, बॉय 2 आ गया, ठीक है, और बॉय 5 आ गया। और जब ये 3 और ले रहे हो आप, अच्छा इसमें एक और 6 की बनानी है ना, तो गर्ल 2 ले ली, मान लो 6 की बनानी है ना, ठीक है। तो पहले क्या किया, इन 3 में बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 4 आए, और 3 में 2 गर्ल आ गई और एक बॉय 5 आ गया। आई बात समझ में। अब इन 3 में ऐसा होगा कि ये 3 बॉयज भी तो आ सकते हैं, बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 5। आई बात समझ में। और ये इन 3 में आ सकता है कि गर्ल 1 आ जाए और बॉय 4 आ जाए और गर्ल 2 आ जाए। तो ये दोनों जो है कमेटी सेम पर्सन की है क्या, देखो ध्यान से। जो बॉयज है इसमें 1, 2, 4 और 5, इसमें भी 1, 2, 4 और 5 है क्या, और गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, ये तो चलो सेम रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये कमेटी सेम है क्या, बट तो इसमें तो ये 2 बार आएगा। ये तो मैंने एक केस बताया एग्जाम्पल के लिए, ऐसे बहुत सारे केस होंगे। समझ में आ रहा है। एक और केस बता देता हूँ कि कहाँ और गलती हो रही है। मान लो इधर से आ गया बॉय 2, 4 और 5 आ गया, मान लो इन 3 में आपने सेलेक्ट किया, और इन 3 में मान लो गर्ल 1 आ गई, गर्ल 2 आ गए और एक बॉय 1 आ गया। तो ये कमेटी भी सेम है। तो ये कमेटी मतलब 6 पर्सन सेम आ रहे हैं क्या, तो इसमें तो
ये केसेस तो ऐसे अभी 3 बार आ रहे और आगे भी हो सकते हैं। अरे ये बात समझ में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर काउंटिंग हो रही है। अब वो यहाँ से भी देख सकते हो कितना आंसर आ रहा है 200, बट है कितना 74। तो कितने केसेस ज्यादा आ रहे हैं आप देख सकते हो, 200 माइनस 74 आ गया समझ में। तो ऐसा नहीं करेंगे, ये बताया गया कि ऐसा नहीं करना है, ये करके बता जाना। ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत है, ओवर काउंटिंग हो रही है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो कि इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज ये सीखी है कि ऐसा नहीं करेंगे। आती है बात समझ में? ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट की बात करें हम, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, गर्ल्स इन मेजोरिटी। तो जो 6% है उसमें गर्ल्स ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकता। मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ, ज्यादा होनी चाहिए। तो 6 की कमेटी बनाना है आपको। ठीक है, तो 3-3 तो नहीं हो सकता कि 3 बॉयज हो जाए 3 गर्ल्स हो जाए। तो गर्ल्स का नंबर ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा, 4 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, या फिर 5 गर्ल्स 1 बॉय, या फिर 6 गर्ल्स, बॉय नहीं आएगा उस समय। बट हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, मैक्सिमम 4 है। तो ये वाला केस और ये वाला केस तो नहीं होगा, क्योंकि 5 गर्ल्स तो हो नहीं सकती, ना ही 6 गर्ल्स हो सकती कमेटी में। ऐसा नहीं कि एक गर्ल को 2 बार गिन लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पर्सन तो एक ही बैठेगा कमेटी में, रिपीटेशन कैसे हो सकता है पर्सन का। तो ये वही बात आ गई, कॉमन सेंस। ठीक है, तो 4 गर्ल्स चाहिए, तो 4 में से 4 आपने गर्ल्स ले ली, 44, और कितने बॉयज चाहिए, 2। टोटल कितने हैं, 5। तो 5 में से आप 2 बॉयज ले लो। तो ये तरीका हो गया। इतने नंबर से आप, ये कितना आ रहा है 10। तो 10 तरीके से आप एक कमेटी बना सकते हो जिसमें गर्ल्स मेजोरिटी है। ओके, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि कमिटी मस्ट कंटेन 3 बॉय 3 गर्ल्स सच दैट पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल्स शुड नॉट बी इन द कमिटी टुगेदर। ठीक है, अच्छा अभी जैसे तुम लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं ना ऐसे इस टाइप के, तो नोट्स तुम लोग कुछ लोग तो बना ही रहे होंगे, इतना भरोसा है कुछ लोगों पे, और वो कुछ लोग बहुत कम हो सकते हैं ना। तो यदि आप मेरा कहना मानो तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप जो भी लेक्चर देखते जा रहे हो, जो थ्योरी पढ़ाई जाए, थ्योरी पोर्शन, उसको भी आप नोट डाउन करो, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी नोट डाउन करो। ठीक है, आप ऐसे नोट्स बना के रखोगे ना, तो जब जो स्पेशली जो 11th वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आप इसको पढ़ोगे, एग्ज़ाम का होगी आपकी 2 साल के बाद, है ना। तो एंड के समय मतलब एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, है ना, जब हम रिवीजन करते हैं तब आप बार बार ऐसे वीडियो लेक्चर्स थोड़ी ना देखोगे। बात समझ में आ रही है? एक एक लेक्चर 1 घंटा 1.25 घंटे का है, तो ऐसे बार बार देखने थोड़ी ना जाओगे। अब जैसे मैंने ये वाली बात बताई अभी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट में कि ऐसा नहीं करना है, आपके पास नोट्स में लिखा रहेगा तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि हम तो बाद में देख लेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। 11th और 12th के टॉपिक मिला के, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इतने सारे टॉपिक हो जाते हैं कि आपको बाद में समय नहीं मिलता। ठीक है, ये तो मेरा व्यू हो गया। यदि आपको और जानना है तो जो बच्चे एग्जाम अभी देने वाले हैं या जो दे चुके, उनसे पूछना कि उस समय कितना लोड रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि आप नोट्स साथ ही साथ बनाते जाएं। मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और हमें सब कुछ साथ में एक ही साथ हमें एग्जाम में अप्लाई करना है, सब कुछ जितना भी सीखा है हमने। तो आखिरी में ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, मैं ध्यान रखना, ये गलती हम करते हैं, इसलिए मैं स्टार लगाता हूँ कि इसको ध्यान रखना। और जब रिवीजन करते हो तो जहाँ भी आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं या मैं जो बता रहा हूँ उनको आप टिक करके रखो, उन्हीं को ज़्यादा हमें फोकस देना है, फोकस करना उन्हीं पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप नोट डाउन करोगे तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, खुद के लिए। ठीक है, थर्ड, कमिटी मस्ट कंटेन 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सच दैट पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल्स शुड नॉट बी इन कमिटी टुगेदर। ठीक है,
टोटल आपके पास बॉयज कितने थे 5 और गर्ल्स कितनी थी 4, ठीक है। और 3 बॉयज और 3 गर्ल्स चाहिए हमें, और उसने क्या बोला है 3 बॉय और 3 गर्ल्स हमें चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है कि पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल नहीं होनी चाहिए। मान लो इन 5 बॉयज में एक पर्टिकुलर बंदा है, मान लो वो ए बोल दिया, या कुछ नाम बोल देते हैं हम, बोल दिया हमने गोपी, गोपी लड़के का नाम बिल्कुल हो सकता है ना। और एक हमने गर्ल बोल दी, मान लो उसका नाम बोल दिया सोनू। तो ये बोल रहा है कि गोपी और सोनू एक साथ नहीं आ सकते। ये सेंटेंस क्लियर है, एक साथ नहीं आ सकते मतलब एक जो गोपी है वो आ जाए तो सोनू नहीं आ सकता, या सोनू आ जाए तो गोपी नहीं आ सकता, या फिर दोनों नहीं आए तब भी चलेगा। आई बात समझ में? तो यहां हम यूज करेंगे बाइजेक्शन, याद है, अनफेवरेबल इज इक्वल टू टोटल माइनस फेवरेबल, सॉरी फेवरेबल इज इक्वल टू टोटल माइनस अनफेवरेबल। आई बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कमिटी बनाने के, टोटल नंबर ऑफ वेज उसमें क्या चाहिए 3 बॉयज 3 गर्ल्स, तो वो हो जाएगा 5C3 इंटू 4C3। आती है बात समझ में? माइनस ये टोटल केस हो गए कमिटी बनाने के। कंडीशन क्या है कि गोपी और सोनू एक साथ नहीं आ सकते, तो हमने क्या किया कि टोटल में से वो केस माइनस कर दिया जब गोपी और सोनू एक साथ आ रहे हैं। तो मान लो कमेटी में कितने की कमेटी बनानी है आपको 6 लोगों की, तो कितनी प्लेसेस खाली है 4, 2 तो गोपी और सोनू तो कमेटी में आ गए। अच्छा कमेटी का मतलब ये है कि आपको सिर्फ सिलेक्शन करके बकेट में से 6 लोगों को निकाल के रखना है, उनको अरेंज नहीं करना है, अरेंजमेंट हमने कहीं किया ही नहीं है। आती है बात समझ में? तो गोपी और सोनू ये कमेटी में आ गए, बच्चे कितने लोग 4 लोग और चाहिए, और 3 बॉयज चाहिए 3 गर्ल्स चाहिए। तो बॉयज कितने आएंगे 2 आएंगे, और गर्ल्स भी कितनी आएगी 2, क्योंकि एक बॉय और एक गर्ल ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो टोटल 5 बॉयज थे, उसमें एक गोपी भी था, गोपी चला गया, कितने बॉयज बचे 4, तो 4 में से आपको कितने लोग चाहिए 2, 4 बॉयज में से 2 बॉयज चाहिए क्योंकि गोपी ऑलरेडी आ चुका है। सिमिलरली गर्ल्स कितनी बची 3, क्योंकि सोनू ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें से कितने गर्ल्स चाहिए आपको 2। ये हो गया बाइजेक्शन आपका। तो ये कितना आंसर आ गया भाई, ये हो गया आपका 10 इंटू 4 माइनस ये हो गया 6 इंटू 3, तो ये हो गया 40 माइनस 18, हाँ 40 माइनस 18 तो हो गया 22। ठीक है, तो इस टाइप की कमेटी आप 22 नंबर ऑफ वेज से बना सकते हैं। ओके, इसका एक और तरीका है, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चन का मतलब क्या है कि गोपी और सोनू एक साथ नहीं आना चाहिए। ओके, गोपी और सोनू एक साथ नहीं आना चाहिए, तो हमने अभी क्या बोला कि गोपी आ जाए सोनू ना आए, बार का मतलब वो नहीं आ रहा है, या फिर गोपी नहीं आए सोनू आ जाए, या फिर दोनों नहीं आए, या मतलब ऑप्शन से आपके पास है, तो ये केस होगा ये, इसलिए प्लस, मतलब इसके नंबर ऑफ केसेस, इसके नंबर, इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो गोपी आ गया, बचे कितने बॉयज 4, जिसमें से और कितने चाहिए आपको, क्योंकि टोटल तो 3 बॉयज चाहिए ना। गोपी आ गया तो 4 में से आपने 2 बॉयज ले लिए, और सोनू नहीं आ रही है। आई बात समझ में? कितनी गर्ल्स बची आपके पास 3, उसमें से कितनी लेनी है 3, प्लस ये जो है गोपी नहीं आ रहा है भाई, गोपी नहीं आ रहा है, तो हमें फिर गोपी नहीं आ रहा तो कितने बॉयज चाहिए 3 बॉयज चाहिए। बचे कितने 5 में से एक तो गोपी भी था, बचे कितने 4, तो 4 में से 3 ले लिए। और सोनू आ रही है मीटिंग में, कमेटी में सोनू आ रही है, तो और कितने आपको गर्ल्स चाहिए 2, कितने में से लेनी पड़ेगी, एक सोनू तो इसमें है उसको तो हटा दिया, बची कितनी 3, प्लस ना गोपी आ रही है, ना गोपी आ रहा है, ना सोनू आ रही है, तो हमें कितनी गर्ल्स चाहिए कितने बॉयज चाहिए 3, और गर्ल्स भी कितनी चाहिए 3, बॉयज कितने बचे
गोपी को हटा दो, बचे कितने 4। इधर सोनू को हटा दे, कितने गर्ल्स बची 3। इसको आप देखो कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 प्लस ये हो गया 12 प्लस ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया आपका 22। देखो, तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों एक ही बात है। आगे बात समझ में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। 25 देखो क्या बोला है इसने। इन हाउ मेनी वेज इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बेट सच दैट सचिन वांट्स टू बेट बिफोर सहवाग एंड सहवाग वांट्स टू बेट बिफोर धोनी। ठीक है भाई, 11 ओके 11 प्लेयर्स है आपके पास, उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है, और ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि सचिन जो है सहवाग से पहले खेलेगा, और सहवाग जो है वो धोनी से पहले खेलना चाह रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपके पास 11 प्लेयर्स है, आई बात समझ में। और मान लो ये कंडीशन नहीं होती कि आपके पास 11 प्लेयर्स है, तो वो किस ऑर्डर में खेल सकते हैं। 11 फैक्टोरियल 11 लोग आपके हाथ में है, 11 जगह पे बैठाना है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 11 तक, तो 11 लोग हैं, उनको 11 जगह खिलवाना है। कैसे खिलवा सकते हो 11 फैक्टोरियल, आई बात समझ में। और उसने कंडीशन क्या दे रखी है कि सचिन जो है सहवाग से पहले खेलेगा, ठीक है, सहवाग से पहले खेलेगा, और सहवाग जो है धोनी से पहले खेलना चाह रहा है, आई बात समझ में। तो इनका बैटिंग ऑर्डर कुछ भी हो, ऐसा नहीं बोला है कि ओपनिंग जाएंगे सचिन सहवाग, ऐसा नहीं बोला है उसने। कहीं भी खेले, बट सचिन जो है सहवाग से पहले खेले और सहवाग जो है धोनी से पहले खेले। ये आती है बात समझ में, बोलो भाई, आती है ना बात समझ में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, क्या किया हम, हमारे पास कितने बैटिंग ऑर्डर कितने तरीके से खिला सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोजीशन है प्लेयर को खिलाने के लिए, है ना, कि सचिन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ऐसे कोई भी प्लेयर हो उसके पास 11 ऑप्शन है, यहाँ भी खेल सकता है, यहाँ भी खेल सकता है, यहाँ भी खेल सकता है, ठीक है। अच्छा, एक साथ ऐसा नहीं कि फर्स्ट और फिफ्थ पे उतरेगा, ऐसा नहीं है। गली क्रिकेट नहीं है कि एक बार आउट हो गया तो दूसरी जगह आ गया या फिर से खेल लिया, ऐसा नहीं है ना। स्टैंडर्ड गेम है, कॉमन सेंस है, ठीक है। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, ये टोटल कितनी पोजीशन है आपके पास प्लेयर से खेलने के लिए, 11। तो 11 में से हमने 3 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, सिलेक्शन हो रहा है, जैसे सी दिखा मतलब सिलेक्शन। तो 11 में से हमने 3 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, वो 3 पोजीशन कोई भी हो सकती है, मान लो ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। 11 में से हमने 3 पोजीशन सेलेक्ट कर ली, ओके। तो इन 3 पोजीशन पे हम सचिन सहवाग और धोनी को खिलवाएंगे। इन 3 पोजीशन पे सचिन सहवाग और धोनी खेलेगा, ठीक है। आती है बात समझ में। और इन तीनों पोजीशन पे क्या ये आपस में, मतलब पहले सहवाग फिर सचिन ऐसा खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो जो पहली पोजीशन है वहां सहवाग आएगा, देन सचिन आएगा, सॉरी, देन सहवाग खेलेगा, देन धोनी खेलेगा। मतलब इन जो 3 पोजीशन आपने सेलेक्ट करी है, उन तीनों पोजीशन पे सचिन सहवाग धोनी को खिलाने का तरीका एक, आपस में, मतलब कहने का ये है कि सचिन सहवाग और धोनी का आपस में अरेंजमेंट नहीं हो रहा है उन पोजीशंस पे। 3 पोजीशन बची, कितनी पोजीशन आपके पास, 8 पोजीशन। तो 8 पोजीशन में से 8 पोजीशन सेलेक्ट कर ली हमने, और सचिन सहवाग और धोनी के अलावा कितने प्लेयर्स आपके पास बचे, 8। तो 8 प्लेसेस से 8 प्लेयर्स है, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किसको क्या खेलना है, तो वो कहीं भी खेल सकता है। तो उनको खिलाने का तरीका 8 फैक्टोरियल। आगे बात समझ। तो 11 में से हमने 3 पोजीशन ली, जिसपे हमने तीनों को खिलाया, इनका ऑर्डर एक ही रहेगा 1। उसके बाद फिर 8 में से 8 प्लेसेस हमने सिलेक्ट करी, उसका तरीका एक ही होता है। आप 8 से 8 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। अब 8 पोजीशन है आपके पास, 3 प्लेयर्स तो निकल गए और 3 पोजीशन निकल गई सचिन सहवाग धोनी के लिए। अब कितने प्लेयर्स बचे आपके पास, 8। उनको 8 जगह खिलाना है,
कितने तरीके से खेल सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। ओके, अब इसका एक और तरीका है समझने का, यदि समझ में आता है तो ठीक है। एक और तरीका है, कैसे? तो मैंने अभी बोला था कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इनको कैसे खिला सकते हो आप? 11 फैक्टोरियल से। मतलब सचिन, सहवाग और धोनी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इसको तो 11 प्लेयर को 11 जगह अभी आपको उतारना है, ठीक है, बैटिंग करवानी है, तो कितने तरीके से करवा सकते हैं हम? 11 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब ऐसे समझो, ये मान लो 11 पोजीशन से, यहाँ पर सचिन आ रहा है, सहवाग आ रहा है और फिर धोनी आ रहा है। तो इस 11 फैक्टोरियल में तो क्या हो रहा होगा कि सचिन, सहवाग, धोनी इस ऑर्डर में खेल रहे हैं, और सहवाग, सचिन, धोनी ऐसे भी खेल रहे होंगे, या फिर धोनी, सचिन, सहवाग ये भी खेल रहे होंगे, या फिर धोनी, सहवाग, सचिन ऐसे भी खेल रहे होंगे, या फिर ऐसे हो सकता है क्या कि सचिन, सहवाग और धोनी ऐसे भी खेल सकते हैं, है ना। और एक और बच जाता है सहवाग, धोनी और सचिन। मतलब एक हमने पर्टिकुलर बैटिंग ऑर्डर लिया, उसमें सचिन, सहवाग और धोनी का ये ऑर्डर है मान लो। अब बाकी सबको हमने फिक्स रखा, बाकी जो 8 प्लेयर्स है उनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स रखा समझने के लिए। तो सचिन, सहवाग, धोनी ये आपस में ये जो 3 पोजीशन ऑक्यूपाई किए हैं, उसमें आपस में भी उनका बैटिंग ऑर्डर होगा ना उन 3 प्लेसेस के लिए। और वो किस ऑर्डर से हो सकता है? ये नंबर ऑफ बेस 3, सॉरी नंबर ऑफ कितना है? 6 केसेस। या ऐसे बोलो कि 3 लोगों को 3 जगह बैटिंग करवानी है, या 3 लोगों को 3 जगह रखना है, नंबर ऑफ बेस 3 फैक्टोरियल। तो ये जो 6 केसेस है वो 3 फैक्टोरियल हुएगा। तो हर एक केस में सचिन, सहवाग और धोनी जो है वो किस ऑर्डर में, वो कितने टाइप से बैटिंग करेंगे? 6 टाइप से हर एक केस में। बाकी 8 प्लेयर को फिक्स रखा तो हमें तो कौन सा चाहिए? ये वाला केस, कि सचिन पहले खेले, सहवाग खेले, फिर धोनी खेले। तो हर एक केस कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम्स। हमें कितनी बार चाहिए? एक बार। तो उसके फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, उसके फैक्टोरियल से। या फिर ऐसे बोलो कि कितने केसेस आ रहे हैं हर बार में? 6 केसेस आ रहे हैं, हमें कितने चाहिए? 1 केस, तो 6 से डिवाइड कर दिया। आई बात समझ में? अब इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है एक ही बात है क्या? आई बात समझ में? समझ में आता है तो बहुत अच्छा है ना, और आना भी चाहिए, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक। 26 में क्या बोल रहा है ये? In how many ways 6 boys and 4 girls can be arranged in a row such that no 2 girls are together? ये क्वेश्चन है गैप मेथड जो हम करेंगे, या पहले भी बता चुका हूं मैं। गैप मेथड बोलते हैं इसको, ध्यान रखना कि 6 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, ठीक है, उनको अरेंज करना है रो में। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज कि हमने यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें इसको हमने कैसे किया है? पहले सिलेक्शन किया, देन परम्यूट करवाया। 11 लोगों को परम्यूट करना था, उसमें कुछ कंडीशन दे रखी थी, तो हमने क्या किया? पहले सिलेक्शन किया, देन उसके बाद परम्यूटेशन लगाया। तो मैंने आपसे बोला था कि पहले हम आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे करेंगे, पहले सिलेक्शन देन परम्यूटेशन। देखो समझना कितना आसान है, ठीक है। हाँ, इसमें बोला गया है कि 6 बॉयज है आपके पास, एंड 4 गर्ल्स है, कैन बी अरेंज इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। कोई भी गर्ल्स साथ में नहीं हो सकती, ठीक है, ये बोला गया उसने। तो गर्ल्स को साथ में नहीं रखना है, तो जो बॉयज है उनको आप एक रूम में बैठा दो। तो उनको बैठाने का तरीका कितना होगा? ये 6 बॉयज है ना, इनको बैठाने का तरीका रो में 6 फैक्टोरियल, 6 प्लेसेस है, 6 बॉयज को बैठाना है। आगे बात समझ में? और गर्ल्स को साथ में नहीं रखना है, तो गर्ल्स साथ में तब ये कब हो सकता है? जब उनके बीच में कम से कम एक बॉयज आए, कम से कम एक बॉय आए उनके बीच में। आती है बात समझ में? तो कम से कम 2 भी बॉय आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, है ना। तो
अब कितने गैप क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 और 5, और साथ ही साथ इसके राइट में आ जाएगा तब भी गर्ल्स अलग रहेगी, और इधर आ जाएगा तब भी गर्ल्स अलग रहेगी। तो कितने कितने प्लेसेस में आप गर्ल्स को बैठाओगे तो कभी भी गर्ल्स साथ में नहीं आएगी। अच्छा, बॉयज आ सकते हैं साथ में, ये हम पहले बोल चुके हैं। आगे बात समझ में? तो जिसको सेपरेट करना है उसको हाथ में रखो, और बाकी जो भी है यहाँ पर बॉयज है तो उनको बैठा दिया। और कितनी प्लेसेस यहाँ पर है, 7, तो 7 में से कितनी गर्ल्स है आपके पास, 4, तो 4 पोजीशन ही लेंगे वो। तो 7 में से कोई भी आप 4 पोजीशन ले लिया, उसमें आपको गर्ल्स को बैठा दिया। अब बैठने के बाद गर्ल्स में आपस में अरेंजमेंट होगा, वो है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे बॉयज हमने नंबरिंग डाली क्योंकि इनका अरेंजमेंट होगा, तो मान लो ये आ रहा है, आगे बात समझ में। और गर्ल्स को यहाँ बैठाया, यहाँ 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 और यहाँ। तो गर्ल्स में 4 पोजीशन आपने सेलेक्ट कर ली, वो कितने तरीके से कर सकते हैं हम, 7 से 4 से। अब इन ये जो गर्ल्स आपने इस पोजीशन के लिए यहाँ पे गर्ल्स को बैठाया, उनका आपस में भी तो अरेंजमेंट होगा ना, जैसे यहाँ बात समझ में आ रही है, ऐसे तो उनका आपस में अरेंजमेंट होगा। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर है? तो यही है आपका गैप मेथड। तो कहीं भी गैप मेथड बोले तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज 27 में क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी वे 7 मैरिड कपल ऑफ अ बॉय एंड गर्ल कैन प्ले लॉन टेनिस मिक्स डबल मैच सच दैट नो हस्बैंड एंड वाइफ विल प्ले इन दी सेम गेम। ठीक है, मिक्स डबल लॉन टेनिस गेम समझ में आता होगा। क्या बोला गया है कि जैसे ये गेम चल रहा है ना, तो इधर एक मेल आएगा, एक फीमेल आएगा, इधर एक मेल आएगा और एक फीमेल आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये मिक्स डबल हो गया। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने पर्सन है, 14। एक कपल है तो उसमें हस्बैंड और वाइफ, तो दो 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 कितने होंगे, 14। तो उसमें 7 मेल होंगे और 7 क्या होंगी, फीमेल। आती है बात समझ में? अब उसने कंडीशन क्या दे रखी है कि सेम हस्बैंड और वाइफ एक ही मैच में नहीं खेल सकते, हस्बैंड और वाइफ एक ही मैच में नहीं खेल सकते। आगे बात समझ में? तो हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, बहुत ही आसान है। तो आपको तो 2 पर्सन सेलेक्ट करना है, सॉरी 2 मेल सेलेक्ट करना है और 2 फीमेल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 7 में से हमने क्या किया, 7 मेन में से कोई भी 2 मेन ले लिए। उनको लेने का तरीका 7C2, 7 मेन में से हमें कितने लेना है, 2, तो 2 लेने के तरीके 7C2। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, आपके पास कपल्स कितने थे, 7 कपल्स थे, 7 कपल्स थे। अब मान लो जो मेल आ रहे हैं वो इस कपल से आ रहे हैं और इस कपल से आ रहे हैं, तो जो फीमेल होगी यहां से और यहां से नहीं आ सकती, चलाना पड़ेगा। यहां से मेल यदि आ गए तो फिर यहां से फीमेल नहीं आएगी। यदि फीमेल आ गई तो उनको हमें मैच करवाना है, तो वो एक साथ खेलेंगे हस्बैंड और वाइफ, पर वो तो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो जो फीमेल आपके पास है यहां से, इस कपल नंबर 2 से कपल नंबर 4 5 6 7, इस 5 कपल में से इस 5 कपल में कितनी फीमेल है, 5। तो उन 5 में से आप 2 ले लो ना, उन 5 कपल में से हमने 2 फीमेल ले ली। ठीक है, तो आपके पास अभी तक क्या है, आपके पास अभी तक 2 मेल आ गए और 2 फीमेल आ गई। आगे बात समझिए, आपके पास अभी आपने सिलेक्शन किया है, अरेंजमेंट नहीं हुआ है अभी। अरेंजमेंट मतलब यहाँ पर उनका मैच भी तो करवाना है। उसने ये थोड़ी ना बोला है कि बस 2 प्लेयर ले, 2 मेल ले लो 2 फीमेल ले लो, ऐसा थोड़ी ना बोला है। उसने बोला है कि गेम भी खिलवाना है उनका। हमने 2 मेल ले लिए 7C2 से, 2 फीमेल ले ली। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर हम मेल ना लेके पहले फीमेल ले ले, तो भाई एक ही बात है। अब 7 फीमेल है, उसमें से 2 कोई भी ले लो। अब जो 2 कपल चले गए जिसमें फीमेल आ गई, अब 5 में से 2 मेल ले लो, एक ही बात है ना। अब मुझे 2 मेल आए और 2 फीमेल आए, मान लो वो हो गया राम, श्याम
और गीता और राधा, राम श्याम गीता राधा, ठीक है। अब इनका आपस में मैच करवाना है, तो ऐसा नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों मेल ये साथ में खेल ले और ये दोनों फीमेल साथ में खेले, मिक्स डबल। तो फिर क्या क्या हो सकता है भाई कि एक साइड राम गीता हो जाए और एक तरफ श्याम और राधा हो जाए, ये हो सकता है। या फिर राम के साथ राधा खेल जाए, है ना, और श्याम के साथ गीता खेले, ये भी तो हो सकता है। ये आर डेज बोल दिया, है ना, राधा को क्या बोल दिया, आर डेज, राधा को हमने बोल दिया आर डेज, ठीक है। तो ये जो हमने 4 पर्सन लिए उनका वो कैसे खेल सकते हैं, 2 तरीके से, या फिर बोलो 2 फैक्टोरियल। कैसे, एक तरफ राम लिया तो वो गीता भी खेल सकती है और फिर साथ में या फिर राधा भी खेल सकती है। आ गई बात समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है कि the sides AB, BC, CA of a triangle ABC have 3, 4, 5 points respectively on them. Find the number of triangle that can be constructed using these points as vertices. Okay. Question number 28. A, B, C. ठीक है। AB पर कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट। ये ट्रायंगल ABC है, उसने क्या बोला है कि AB पर 3 पॉइंट्स है, BC पर कितने हैं? 4, और CA पर कितने हैं? 5। ठीक, AB पे 3, BC पे 4 और CA पर 5 पॉइंट्स। ठीक, अब उसने क्या बोला है कि इन पॉइंट्स को वर्टिसेस की तरह यूज करके हम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितने पॉइंट्स है आपके पास? 3 और 4 7 और 5 12। टोटल कितने पॉइंट्स है? 12। यदि 12 मान लो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो कितने ट्रायंगल बना सकते हैं हम? 12C3, है ना। बट यहां पर क्या है कि जैसे मैं ये 3 पॉइंट लेता हूं तो यहां से कोई ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेंगे। इन 4 पॉइंट्स में से मैं कोई भी 3 पॉइंट लूं तो ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और इन 5 में से कोई भी 3 पॉइंट लूं तो क्या ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। पर इसमें तो वो केस आ गए क्योंकि हमने तो पूरे, अच्छा ये ABC की बात नहीं करना है, उसने क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है इन्हीं को वर्टिसेस लेकर ट्रायंगल बनाना है। ओके, तो 12C3 में तो यहाँ से भी और यहाँ से भी ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसमें से ये वाले ट्रायंगल्स माइनस कर दिए कि इन 3 में से मैं 3 पॉइंट कोई भी लूं तो एक जो ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा 3C3 मतलब 1। पर वो तो क्या है, मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? माइनस इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट लूं तो कितने ट्रायंगल हो गए? 4। तो 4 केस इसमें जो आ रहे हैं वो हमने माइनस कर दिए। सिमिलरली यहाँ 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट कोई भी लूं उसको माइनस कर दिया तो जो ट्रायंगल है, तो इतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके बनेंगे। आगे बात समझ में? ओके, ठीक है भाई। तो जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना। क्या बताया गया है कि नोट्स बना लो, अभी भी समय है ना, नहीं तो जो लोग इस साल भी एग्जाम देंगे उनके लिए भी है कि अभी नहीं बनाओगे तो फिर आखिरी में भाई बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। तो ध्यान रखो, ठीक है। और नहीं बनाओगे तो फिर याद करोगे 1 साल बाद या 2 साल बाद कि किसी ने कुछ बोला था, ध्यान नहीं दिया। ओके, और मेरी बात पे यदि तुम्हें फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार भरोसा नहीं हो रहा है ना, पहली बात तो ये है कि मैं जो बताता हूँ एक्सपीरियंस से बताता हूँ, है ना। जो लोग एग्जाम दे दिए हैं या दे चुके हैं, अभी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, उनसे आप पूछ लेना तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि वो कैसे फंसे हुए हैं, वो जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब फिर बाद में हालत खराब होती है ना। ओके।